तो देखना सागर है, लॉक कर दिया वैसे। तो अब आते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, लिखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, रिएक्शन हमारा वही रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम t इज इक्वल टू पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R0 और प्रोडक्ट की 0, टाइम t इज इक्वल टू t पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन RT और प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी R0 माइनस RT इज इक्वल टू, इसको R मान लो, P मान लो, जो चाहे मान लो, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग लिखते हैं रेट लॉ। रेट लॉ हमारा क्या बनेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर की पावर, बोलो मुस्कान, रेट लॉ क्या बनेगा, आर की पावर क्या 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 हो जाएगा, 0 के लिए 0, 2 के लिए 2, ठीक है ना। और दूसरा तरीका हमने क्या सीखा था रेट लॉ लिखने का, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, माइनस डी आर बाय डी टी, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका सबसे पहले लेक्चर में सीखा था। तो इन दोनों से मैं फिर क्या करूंगा, इनको इक्वेट कर दूंगा, बोलिए ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी आर बाय आर को नीचे ले आया और के माइनस साइन इधर ले गया, डी टी इधर ले गया, बोलिए ठीक है। इसका मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूंगा, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R0 है? और जब टाइम t इज इक्वल टू t हो गया है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, RT हो गई है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे r है तो ln r हो जाएगा, ln r हो जाएगा, बोलिए ठीक है। लिमिट क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी R0 से RT इज इक्वल टू माइनस KT, ये आएगा, इसमें लिमिट 0 से t है तो t हो गया। बेटा जल्दी से लिखिए, अगले पेज पे चलेंगे। तो यहां से फाइनली मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनली मेरी इक्वेशन आ जाएगी ln RT माइनस ln R0, इसको मैं लिख सकता हूँ ln RT अपॉन R0, क्योंकि माइनस साइन जब लॉग में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में ले आते हैं, इज इक्वल टू माइनस KT, ये सब बराबर होगा, ओके लिख दिया। सागर हो गया, चलें, चलिए अब ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, ln RT, इसको इक्वल के इधर ln R0, इसको दूसरी तरफ ले आया माइनस KT। तो ज़रा ग्राफ बनाइए जल्दी से, ग्राफ प्लीज, इसका एक तरफ टाइम लीजिए, एक तरफ ln RT लीजिए, और ये तो याद है ना, ln x इज इक्वल टू 2.303, बोलिए log x होता है, इसका बेस e होता है, इसका बेस 10 होता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, ये भी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू m x, ये c, स्लोप क्या है माइनस के, नेगेटिव स्लोप, तो लाइन कैसी आएगी, बोलिए लाइन नीचे की तरफ आएगी, यस ये आएगी, ठीक है हाँ।
तो ये वाली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये ln RT है, तो ये क्या हो जाएगी R0 इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने रिएक्टेंट लिया था, और ये कम होती चली जाएगी। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस के विल बी इक्वल टू स्लोप ठीक है, हो गया। ln की जगह अगर मैं log लिखूंगा तो भी ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। चलिए एक और ग्राफ बताया था मैंने, बताइए। ln RT अपॉन R0 इज इक्वल टू माइनस KT, ये भी इक्वेशन आई थी ना। मैंने क्या किया था उसमें, log की दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया था ऊपर नीचे करके। log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B। फॉर्मूला याद है, नहीं भूल गए इसीलिए तो टाइम लग रहा है। ln A माइनस ln B इज इक्वल टू क्या होता है, ln A अपॉन B। प्लस का साइन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जो बेस होता है, जैसे ये मान लिए लिखा हो ln x इज इक्वल टू वाई, ये लिखा हुआ है इधर देखिए, एक फॉर्मूला ये भी है। तो इसका बेस क्या है, e है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ई की पावर y। क्या लिख देंगे, x ये यहाँ आ जाएगा और ये e जो होगा ये y इधर वाला जो पार्ट है इक्वल के अपोजिट वो e की पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर log होता, log x इज इक्वल टू वाई होता, तो क्योंकि इसका बेस 10 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा आर टी अपॉन R0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस KT। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, ये x की जगह हो गया RT अपॉन R0 और ई है ही, और y की जगह क्या हो गया माइनस KT, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गई। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, RT इज इक्वल टू R0 ई की पावर माइनस KT। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, टाइम t और RT, यहाँ पे RT लूंगा, ठीक। तो अगर एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव साइन है, अच्छा टाइम t इज इक्वल टू पे RT की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, ये पूरी रहेगी। यहाँ से देखिए वेरीफाई हो रहा है, चेक करिए भाई, टी को 0 रखो तो ये पूरा नंबर 0 हो गया, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो ये फैक्टर 1 हो गया, तो क्या बचा, आर टी इज इक्वल टू R0 है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे RT की कंसंट्रेशन मान लेता हूँ ये है R0, तो ये हो जाएगी, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है, जब नेगेटिव होता है तो ऐसे, ठीक है। और पॉजिटिव होता है तो कैसा होता है, ये अलग से बता दे रहा हूँ। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, e की पावर माइनस KT। और अगर यही पॉजिटिव होता तो कैसा होता, ऐसे, ठीक है। ठीक है, चलिए
वेरी गुड, ये ग्राफ आ गया। अब जल्दी से इसका टी हाफ निकाल के बताइए क्या होगा। इक्वेशन आपके पास है, टी हाफ निकालिए। टी हाफ पर वही कंडीशन लगाइए, कंसंट्रेशन आर टी क्या हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। और एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ चलिए, हाफ लाइफ बताइए क्या हो जाएगी। हाफ लाइफ को हम लोग लिखेंगे टी 1/2। हाफ लाइफ का मतलब है आर टी क्या हो जाएगा, R0/2। बस ये इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। किस में रखूँ, लॉग वाली लिख देता हूँ। तो 2.303 लॉग, ऊपर क्या था, आर टी था, और नीचे क्या था, R0 था। हैं, यही था ना इक्वेशन में। इज इक्वल टू, इधर क्या था, माइनस के टी। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, R0 को ऊपर ले जाऊं और आर टी को नीचे ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, लॉग R0 अपॉन आर टी इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर वाला प्लस हो गया और इधर वाला चेंज हो गया। ठीक है ना, कैसे चेंज हो गया, जो प्लस में रहा होगा, आर टी प्लस में था तो वो माइनस में हो गया, और R0 माइनस में था तो प्लस में हो गया। यहाँ देखिए, अगर भूल गए तो फिर से चेक करिए। अगर मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, तो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। वही तो किया है मैंने। ओके, अब ये वाली वैल्यू रख देता हूं। तो यहां से टी हाफ के लिए इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी, लॉग R0 डिवाइडेड बाय R0/2 इज इक्वल टू के, ये कब हुआ है, टी हाफ पे हुआ है। अच्छा, 2.303 मैंने नहीं लिखा है, ये यहाँ आ जाएगा 2.303। बोलो आ जाएगा। इसको मैं इधर ले आया ना, क्योंकि लॉग वाला आ गया टर्म। चलिए, नेक्स्ट। तो ये R0 से R0 करिए तो क्या बचेगा, log 2 बचेगा है। और log 2 क्या होता है, हाँ, log 2 होता है 0.3, और 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है, बोलो, 0.59 आता है। ठीक है, चेक करो मल्टीप्लाई करके, 0.59 आएगा, 69 आएगा, 69 आएगा, 2 3 69। क्या आ रहा है, 69 ही आ रहा है ना, 0.69। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टी हाफ को लिख सकता हूँ अब, विल बी इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय के। तो ये आ गई हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे क्या सिग्निफिकेंस हमको दिखाई दे रहा है, बोलिए। यहां पे देखिए, कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ कंसंट्रेशन इनिशियल पे डिपेंड रिएक्टेंट की नहीं करता है। ठीक है,
जीरो ऑर्डर में थी, जीरो ऑर्डर में थी टी हाफ, ये रही टी हाफ इसमें थी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आप देखो कि मान लो 100 ग्राम लिया आपने कोई भी कंपाउंड रिएक्टेंट लिया, इधर देखो ध्यान से, अब ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। मैंने 100 ग्राम लिया और ये रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ में ये 50 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। और अगले टी हाफ में ये 0 ग्राम रह जाएगा, दो हाफ साइकिल में ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ, फर्स्ट ऑर्डर की तरफ, ध्यान से देखना। कहाँ गया फर्स्ट हाफ, हाफ लाइफ ये है ना, हाँ। तो मान लो यहाँ पे 100 ग्राम लिया मैंने कोई भी रिएक्टेंट, तो यहाँ पे टी हाफ में क्या होगा, टी हाफ के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 50 ग्राम रह जाएगी। अगले टी हाफ में यहाँ पर क्या होगा, ये 25 ग्राम रह जाएगी। आई समझ में बात। उससे अगले टी हाफ में क्या होगा, यहाँ पे 12.5 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है रिएक्शन, हाँ, जो बच रहा है उसका हाफ होगा, वहां पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ये वाला लिखो, जीरो ऑर्डर में ये वाला लिखो, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर में ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म होगा, बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, हाँ, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। जीरो ऑर्डर 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इनफाइनाइट टाइम में जाकर के खत्म होता है। इस बात को फर्स्ट ऑर्डर के साथ लिख भी लीजिए। अगर मैं इनिशियल से कंपेयर करूं तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना परसेंट खर्च हो गया, 50%, और 50% बचा है। और सेकेंड हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ इसमें इसमें 75% खत्म हो गया, ठीक है, और 25% यहाँ पे यूज, 75% और रिमेन्स या लेफ्ट कितना, 25%, हाँ। और थर्ड हाफ लाइफ में, थर्ड टी हाफ में क्या हो गया, यूज्ड कितना हुआ, बोलिए 87.5% यूज्ड, और लेफ्ट 12.5%। ये जो रिमेनिंग और लेफ्ट है ये किसका है, इनिशियल का, बिल्कुल। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, इसी चीज को जरा सा वेरीफाई करके देखो, इसको वेरीफाई करके देखिए कि T75%, ठीक है, हाँ,
इसमें कंसंट्रेशन हाँ, T75 जो है वो उसमें कितना टाइम लगेगा? T75 में कितना टाइम लगेगा? यही वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला। इस बार R0 कितना हो जाएगा, नीचे वाला RT 75% यूज करना है। log R0 अपॉन RT कितना हो जाएगा बोलिए? जब 75% यूज हो गया तो कितना रिएक्टेंट बचा? 25% बचा ना। इसका मतलब इनिशियल का मुस्कान कितना बचा? R/4 है बस। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा। log 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है? और 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 इंटू log 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलिए? यहाँ पर 0.69 अपॉन के, इधर भी log 2 0.69 अपॉन के। के ठीक है। नहीं सॉरी, 0. ये तो टी हाफ के लिए है, इसको लिखने की ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? टी वाली टर्म लिखूँगा ना, गलत। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? क्या आया था? हाँ, के टी अपॉन 2.303, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा ना। ओरिजिनल फॉर्मूला तो मेरा ये वाला है ना, जो यहाँ से आया है। मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला जो आया है वो तो ये है ना बेटा, ये रहा, ये रहा। बोलिए ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? log R0 अपॉन RT इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303। ओरिजिनल फार्मूला लॉग में तो ये है ना, तो यही वाला फार्मूला यूज़ करूँगा ना। वो गलती से लिख गया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो ये कट जाएगा, बाकी सारे स्टेप ठीक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KT अपॉन 2.303। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू 0.3 इंटू इसको भी इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा? 2.3 अपॉन के इज इक्वल टू टी। बोलो, 2 तो 2 है मुस्कान, और log 2 किसके बराबर है? 0.3 के। और ये डिनोमिनेटर वाला जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 303। मैंने लिखने बजाय 2.3 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय के को नीचे ले आया तो इज इक्वल टू टी हो गया। और ये टी कौन सा है? यहाँ पे लिखना चाहिए था 75%, जब रिएक्टेंट मेरा यूज हो गया। हाँ, तो ये 75%, ये 75%। ओके, ये आ गया आंसर। अब इसको देखो जरा सा,
ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर है? 0.69 अपॉन के बराबर नहीं है, हैं? ऊपर वाली टर्म 0.69 हो जाएगी डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू क्या होगा? टी 75%। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स टी हाफ इज इक्वल टू टी 75%? बोलो। और क्या लिख सकता हूं मैं? और इसको लिख सकता हूं कि 2 टाइम्स टी हाफ जो है वो, या टी हाफ की बजाय मैं इसको 50% लिख देता हूं, ये भी ठीक है। टी 75%, ठीक है। और 75% को मैं क्या लिख सकता हूं? टी 3/4, 3/4 खत्म हो गया। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, एग्जाम में कुछ भी आपको लिख करके दे सकता है। ओके, चलिए। तो मुझे ये बताइए कि 99% खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, निकाल के बताइए। सेम फॉर्मूला, ऊपर से शुरू करिए और नीचे तक सेम आते चले जाइए। 99% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? बस RT क्या हो जाएगा? RT क्या हो जाएगा भाई? 99% खत्म हो गया तो 1% बचा ना, बोलो। अगर मेरा T 99%, तो 99% मतलब 99% खत्म, तो कितना बचा? 1% बचा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है R0, उसमें से कितना खत्म हो गया है? 99%, मतलब पॉइंट। तो पॉइंट में क्या लिखेंगे? 0.9, ठीक है, या 0.09 लिखेंगे। एक मिनट, हाँ, अगर एक ऐसा करते हैं वो ज़्यादा आसान रहेगा, ऐसे मुश्किल हो रहा है। क्या करें? मैं मान लेता हूं कि R0 मेरा 100 है, ठीक है। तो RT कितना बचेगा? 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। अब ठीक है, हैं? हाँ, बस अब तो वैल्यू रखनी है। तो लॉग, बोलो, ऊपर है 100 और नीचे है 1, निकालो आगे। कितना आया? तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपली मुझे रख देना है। तो फॉर्मूले में क्या है? के टी, इसको मैं 99 लिखूंगा, 99%
डिवाइडेड बाय 2.303। लॉग 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर, लॉग 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 log 10, और log 10 क्या होता है? 1, तो हो जाएगा 2, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? के टी 99% डिवाइडेड बाय 2.303। वेरी गुड। तो अब इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2.303 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय के डिवीजन में आया तो 399। मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, आप चाहे तो कर लीजिए। मुझे जरा सा दोनों का रेशियो बताइए, टी हाफ और टी 99 का, टी हाफ और टी 99 का रेशियो बताइए। टी हाफ और टी 99, टी 99% डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी 99 तो सामने लिखा हुआ है, टी हाफ जो है देख लीजिए, टी हाफ भी लिखा हुआ है सामने। नहीं नहीं, टी हाफ लिखा हुआ है। टी 99 किसके बराबर है? 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय के। ये तो हो गया मेरा टी 99। मुस्कान, टी हाफ किसके बराबर है बोलो? 0.69 डिवाइडेड बाय के। बस, क्या क्या कट गया? के से के कट गया, और 0.69 जो है ये उससे पहले वाली टर्म लिख लीजिए, मतलब log 2 into 3.303 हो जाएगा, तो log 2 0.3, तो 2.303 कट जाएगा फिर इसमें से। ठीक है, तो हम काट देते हैं, हम काट देते हैं। तो ये मेरा किसके बराबर है? 0.69, ये बराबर है 0.3 इंटू 2.303 के बराबर है। हैं? तो इसमें से अगर मैं इसको इक्वेट करके लिखूं तो ये 2.303 वाली टर्म कट जाएगी, हैं? तो इसको काट दिए, तो ये कटने के बाद, इसको काटने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? 0.3 बचेगी, हैं? चलिए, वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो टी 99% डिवाइडेड बाय टी 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 0.3, और पॉइंट को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टी 99% इज इक्वल टू 20/3 टाइम्स टी 50%। यानी 99% ख़त्म होने में मुझे कितनी हाफ लाइफ चाहिए होंगी? तकरीबन 6.75 के करीब चाहिए होंगी। बोलिए, एम आई राइट?
हो जाएगा। एक इसी तरीके से रेशो निकालिएगा 99.9, कितना, ठीक है। चेक करिएगा कि क्या आंसर आता है। रेशियो विद 3 हाफ के साथ। हाँ, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लीजिए। डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये मैंने शायद लिखवाया भी था। H2O2 इज इक्वल टू H2O प्लस O2। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3 COO CH3, ये क्या है, एस्टर है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ये क्या बना देगा, CH3 COOH प्लस CH3OH। ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। दूसरा लिखिए, तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, लिख लिया। और एक जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले लिखवा रहा हूँ मैं, एंड दैट इज लास्ट वन, ऑल रेडियो एक्टिव डिके। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके होता है वो सब का सब फर्स्ट ऑर्डर होता है। ऑल रेडियो एक्टिव डिके, इसीलिए देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म नहीं होता है, डिवाइड होता जाता है। जैसे 100 ग्राम था 50 ग्राम में रहा, 50 से 12.5, 12.5 से 6.25, 6.25 से फिर, ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग, फिर 3 पॉइंट समथिंग से हाफ समथिंग, ठीक है, फिर उसके बाद 1 से भी कम, और फिर वैसे ही डिवाइड होता रहेगा। इसीलिए तो कार्बन का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कार्बन 14, उससे हम कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं, हाफ लाइफ को यूज़ करके करते हैं। हमें पता होता है वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग हैं उनमें इतना कार्बन 14 है और अब इतना बचा है, और डेड हो गया तो अब तो उसने इनटेक करना कार्बन का बंद कर दिया, अब तो उसके अंदर जो मौजूद है वो डिके ही हो रहा है। तो इतना होना चाहिए था जो लिविंग में है और बचा इतना है, इसका मतलब हाफ लाइफ मुझे पता है उसकी कार्बन 14 की, तो वहाँ से मैं लाइफ निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। हाँ हाँ, तो वही कार्बन डेटिंग को यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर वो कार्बन 14 ख़त्म हो जाता तब तो ख़त्म ही नहीं होता ना। इसीलिए तो हज़ारों साल पुरानी भी बॉडीज़ प्लांट्स एनिमल्स की मिलती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बचता है। तो इसीलिए क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से इसको कभी भी ये ख़त्म नहीं होता है। अब इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस भेजे हैं। चलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ, T12, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन भेजा, केमिकल काइनेटिक्स नहीं भेजा। चलिए आज भेजते हैं। तो क्वेश्चन जो आपके पास हैं बुक उसमें से करिएगा,
बाकी मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने कहा कि nth, कितनी nth हाफ लाइफ के बाद, nth हाफ लाइफ के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 10 20, nth मतलब कोई भी नंबर हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट बचेगा, कितना रिएक्टेंट बचेगा, उसका निकालने का सिंपल तरीका ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या करिए, 2 की पावर n से डिवाइड, 2 की पावर n से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, फर्स्ट के बाद, तो ये सॉरी ये यहाँ पे मुझे टी हाफ नहीं लिखना चाहिए था, टी एन एच लिखना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट के बाद, फर्स्ट को हम बोलते हैं टी हाफ या टी 50%, के बाद कितना बचेगा चेक करिए, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो आर नॉट बाय 2 यानी 50% बचेगा, ठीक है ना। 2 हाफ लाइफ के बाद क्या बचा था, तो वो टी हो जाएगा सेकेंड है, तो कितना बचेगा हमें मालूम है 75% हो गया वो। और यहाँ पे देखिए आर नॉट और 2 की पावर 2 यानी आर नॉट बाई 4, 25% बचेगा, 75% यूज हो गया। ऐसे R3 कर सकते हैं, उसमें कितना बचेगा 12.5, ठीक है ना, 12.5 बचेगा। चेक भी कर लीजिए, मैंने 100% वाला जो कराया उसमें 12.5 ही बचाया है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये है, हाँ 100 ग्राम वाला एग्जाम्पल जो कराया, कहाँ है वो, आगे करवा दिया है क्या, टी हाफ कहाँ निकाला, ये रहा, ये टी हाफ निकाला, ये रहा ना, ये है देखो। तो थर्ड के बाद कितना बचा, फर्स्ट के बाद 50% यानी आर नॉट बाई 2, 25% बचा यानी आर नॉट बाई 4, और थर्ड के बाद कितना बचा 12.5 यानी आर नॉट बाई 3, आर नॉट बाई 8 से डिवाइड करो 12.5 आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, इससे भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट, ओके। तो ये फर्स्ट ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लिया। वैसे तो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस 25%, फर्स्ट ऑर्डर से आने के चांसेस 60%, बल्कि 65%, 10% में आपको सेकंड थर्ड ऑर्डर से भी आ सकता है। अच्छा, इसका जो है फर्स्ट ऑर्डर का और ज़ीरो ऑर्डर का के बताइए जल्दी से, क्या होगा के, ज़ीरो ऑर्डर के की यूनिट बताइए चलिए, और फर्स्ट ऑर्डर क्या आई थी यूनिट, मैंने बताया था जो ज़ीरो ऑर्डर मोल, लीटर और सेकेंड मैंने लिखवाई थी, लेकिन क्या तरीका क्या बताया था, मोल की 1 माइनस n, जो मोल की जो पावर थी 1 माइनस n l, मैंने ये बताया था कि इधर देखो बोर्ड की तरफ, जो ऑर्डर है उससे एक पावर कम
मोल में कर दो, तो इससे एक पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जीरो से नेगेटिव में जाना पड़ेगा ना। और लीटर में मैंने क्या कहा था, लीटर में माइनस ऑलरेडी होती है, तो एक पावर कम करेंगे तो -1 माइनस हो करके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सेकंड इनवर्स, तो लीटर की पावर आई थी +1। अच्छा चलिए आप पहले फॉर्मूले से करते हैं, यूनिट की वो बताओ क्या आई थी, मोल, बोलिए n-1 लीटर 1 - n है। 1 माइनस n होगी तो अच्छा लीटर में n माइनस 1 आएगा और सेकंड में भी -1 आएगा, वो सेकंड चेंज नहीं होगा टाइम पे। अच्छा मुझे ही कंफ्यूजन हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ फॉर्मूला क्या था फिर से बताइए, चलिए। मोल की पावर 1 माइनस n, 1 - n लीटर की पावर n-1। इनवर्स, सेकंड इनवर्स में तो कोई चेंज आता नहीं। अच्छा ठीक है, 0 1 के लिए मोल तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए मोल की पावर 1 और लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए बताइए, सेकंड ऑर्डर के लिए मोल की पावर अच्छा ये वाला नेगेटिव में आएगा, मोल इनवर्स और लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। ये सेकंड के लिए हो गया। सागर थर्ड के लिए बताओ, सागर को बताने दो थर्ड के लिए। के की यूनिट, तो ये फॉर्मूला है के की यूनिट का, इसको लिखो, इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो सीधा। तो थर्ड ऑर्डर की वैल्यू बताओ ना, क्या आएगी एन की वैल्यू 3 रखने पे। एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 मोल -2 लीटर 3 - 1 2 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो ऑर्डर होता है उससे एक कम नंबर कम आता है मोल में और लीटर में। ठीक है, मोल का नेगेटिव में आता है और लीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव में आता है। चलिए इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए जीरो ऑर्डर मैंने निकाल लिया, डन। फर्स्ट ऑर्डर मैंने निकाल लिया, ये भी डन। सेकंड ऑनवर्ड, ठीक है, सेकंड वाली आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है घर पे। बिल्कुल क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के आर की पावर 2, ठीक है, और माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू ये रिएक्ट नहीं, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको उल्टे तरीके से लिख दिया, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। एक रेट लिखने का तरीका ये सीखा था, एक ये सीखा था, दोनों को इक्वेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 2। ठीक है, इसको ले आइए नीचे, तो डी आर अपॉन आर की पावर 2 इज इक्वल टू के
dt। ठीक है, इसको r की पावर 2 है, ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ये r की पावर -2 और dr हो गया। इधर क्या हो जाएगा, -k/dt। इंटीग्रेट कर दिए, जब टाइम t = 0 है तो ये क्या हो जाएगा, r0, और जब टाइम t = t है तो ये क्या हो जाएगा, rt। अब यहाँ पे तो लॉग लगेगा नहीं क्योंकि r की पावर -2 है, हैं? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करने के बाद r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय r की पावर -2 + 1, ये सब तो हम जानते हैं। और लिमिट कहाँ से, r0 से लेकर के rt तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -k/t आ जाएगा क्योंकि दूसरी वाली 0 होगी लिमिट। चलिए, वेरी गुड। अब अगला स्टेप भी मैं कर ही देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया, बोलिए ऊपर आ जाए। पहले मैं अंदर वाला सॉल्व कर लूँ, तो अंदर वाला जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये नीचे -1 आएगा, है, ऊपर में पावर में क्या आएगा, उसमें भी -1 आएगा, तो -1 को मैं नीचे लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो बस। और माइनस को जो नीचे माइनस आ रहा है उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, तो क्या आ गया, 1/r की पावर r0 से rt। चेक करो, सॉल्व करने पे यही आ रहा है, 1/r। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -r t -r0। ठीक है, = -kt। तो माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया, rt -r0 = kt। तो rt = r0 + kt। ये भी स्ट्रेट लाइन बन गई। rt और टाइम की आप इक्वेशन लेंगे तो ये क्या हो गया, y = c + mx। इस बार स्लोप कैसा है, देखो प्लस है, तो इस बार लाइन ऐसे जाएगी, कहाँ से शुरू होगी, बोलिए r0 इंटरसेप्ट से शुरू होगी। ये मान लेते हैं इंटरसेप्ट है r0, तो ऐसे शुरू होगी। चलिए, अब इसका भी एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ मैं। क्या है जनरल फार्मूला, सेकंड ऑनवर्ड लिखिए, 1/RT - 1/R0। 1/RT की पावर n-1 - 1/R0 की पावर n-1 = n-1 × kt। 0 से आगे कोई भी ऑर्डर होगा तो इससे निकाल सकते हैं इक्वेशन, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 0 ऑर्डर के लिए ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड। चलिए, तो अब आज का ये केमिस्ट्री का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग कल शुरू करेंगे
कि रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, हाँ चलिए 5 मिनट के बाद शुरू करते हैं। ज़रा साथ सर को फ़ोन करवाओ, देखो